वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट टू एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर चला रखा है, जिसके अंदर आपको मैंने अभी तक जो पढ़ाया है एक बार ब्रीफ में लिख समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद हमने कैपिलर्स लॉ स्टडी किए थे। देन आफ्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेल, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक बार रफ आइडिया हमने ले लिया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। फिर भी हम बता देते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, उसके चारों तरफ का वो जो स्पेस जिसके अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हमारा मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हमने बना लिया। मान लो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हमने बना लिया उसका, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे चेक करना चाह रहे हो कि इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए मुझे एक टेस्ट मास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टेस्ट मास, यूनिट मास। ये एम नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मास कैपिटल एम है, और इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर आर है, तो ये जो कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट के ऊपर या एम नोट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाता है, ये तो अपने को पता है। लेकिन हम ये समझेंगे कि फोर्स पर यूनिट मास कितना है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स हम एक किस्म से चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है। सो वेल, हमने यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से मतलब सीधे सीधे ये है द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया था वो था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड का आर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग ऑब्जेक्ट से कितनी होती है और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए देखो एक चीज हम फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि भाई हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या रिंग से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करें। जैसे प्रैक्टिकली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो हम वहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या गॉस थ्योरम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है या ग्रेविटेशन के अंदर भी लगता है? यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी आप गॉस थ्योरम ग्रेविटेशन के लिए लगा सकते हो। गॉस थ्योरम ऑफ ग्रेविटेशन हम उसको जिसको बोल सकते हैं, वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो वेल, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल हो सकता है या फिर सॉलिड स्फीयर। हम पहले इनका करते हैं, फिर हम रिंग और डिस्क की भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से हम देखना चाह रहे हैं। एक सॉलिड स्फीयर हम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कहाँ करेंगे? ये मान लो इसका सेंटर है और यहाँ से इसके आर डिस्टेंस के ऊपर
स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जबकि इसकी खुद की जो रेडियस है, इसकी खुद की रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और इसके मास को हमने कैपिटल एम लिया है, और इसका सेंटर होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, एक तो ये हमें बताना है। इसके अलावा सरफेस पे कितनी होगी या फिर अंदर कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जनरली वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं यहाँ पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने चूज कर लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट या आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के आउटसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जहां पे स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर से ग्रेटर लिया है। अब इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि है तो सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे अर्थ का हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, सेम यही फॉर्मूला आया था, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां प्रैक्टिकली अपने को देखने को मिला कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बेटा। अब देखो, इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे में हम क्या सीखते हैं, सरफेस पे कितना होगा। सेकंड पॉइंट मैंने लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। सरफेस का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, तो इसमें भी आपको आई की वैल्यू तुरंत पता चलेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो है इनसाइड द स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, यानी कैपिटल आर हमने रेडियस कंसीडर किया स्फीयर का। अगर ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो देखो, मान लो मैंने एक इसी के अंदर स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना लिया, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। ये मान लो एक स्फीयर इसी के अंदर मैंने इसी के सेंटर के ऊपर इसका सेंटर आ रहा हो, और ये जो मैंने येलो कलर का स्फीयर बनाया बेटा, इसका मास हमें अभी नहीं पता, मैंने इसको अपनी मर्जी से इसका मास m डैश बोल दिया। कितना बोल दिया हमने, m डैश। अब इस m डैश की वैल्यू एग्जैक्टली अपने को नहीं पता, और ये डिपेंड भी करती है कि यहां से सेंटर से ये डिस्टेंस है कितना। अभी सेंटर से इस डिस्टेंस को हमने ले लिया है स्मॉल आर, स्मॉल आर, जबकि जो सॉलिड स्फीयर कंप्लीट हमारा था उसकी रेडियस कैपिटल आर थी, और ये पॉइंट मैंने चूज कर लिया जहां पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। ये पॉइंट आप पी पॉइंट बोल दो। इस पी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनने वाली है, ये करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके मास की बात करते हैं वापिस से। सॉलिड स्फीयर का मास कितना था, एक बार मुझे बता सकते हो। कैपिटल एम जिसको आप लिख रहे हो बेटा, वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आर क्यूब इनटू डेंसिटी, ये हो जाएगा। और जिस एम डैश की बात कर रहे हैं वो एम डैश कितना हो जाएगा, उसकी रेडियस कितनी है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, ये एम डैश इस बार ये होगी। ठीक है, सो वेल यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी, इसको मैंने क्या लिखना है, आई इक्वल्स टू कैपिटल जी कांस्टेंट है, एम डैश होगा इस बार, क्योंकि जो इनक्लोज्ड मास है उसको कंसीडर करेंगे। एम डैश यहाँ पे इनक्लोज्ड मास है पी पॉइंट पे, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हो तो। और इसकी रेडियस कितनी है सेंटर से, वो है आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, कैपिटल जी इंटू 4/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर क्यूब इंटू रो, ये हो गया मास एम डैश।
और इसके अपॉन में है आर स्क्वायर। अब देखो जो चीज कैंसिल हो रही है, आर स्क्वायर से इसका क्यूब हट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है, वापिस से लिख लेते हैं, आई डैश या आई इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू जी इंटू रो। ये हमारे पास में डेंसिटी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, देखो डेंसिटी हमने अर्थ की रो कंसीडर किया है, फिक्स कंसीडर की है, जबकि स्मॉल आर जो है वो वेरिएबल आपने लिया है, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है जहां पे आपने कंसीडर किया है ये और अंदर भी हो सकता था या सरफेस की तरफ भी हो सकता था, जिसकी वजह से स्मॉल आर की वैल्यू वेरी कर सकती थी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ पे हम एक ग्राफ जो है बना सकते हैं, जो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए आपको ग्राफ कैसे बनाना है, इसके लिए यहाँ पे यहां हम इसका एक ग्राफ बना के चेक करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मुझे ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये यहां पे आपने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया और यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई या मे बी ई से रिप्रेजेंट किया हो। अब ये जो पॉइंट है जहां पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे बता रहे, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है जहां पे, तो जब तक सरफेस नहीं आ जाता तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल आर के। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा यहां तक। उसके बाद में आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये कुछ ऐसे बनेगा। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टिल सरफेस, सरफेस तक, और उसके बाद आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद जितना दूर आप पॉइंट कंसीडर करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है और यहां स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी ये इनसाइड और इसको आप आउटसाइड लेके चल रहे हो, आउटसाइड दिस स्फीयर, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये ग्राफ नीचे की तरफ बना रखा हो, कई बार क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वैल्यू जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है नेगेटिव में होती है, इसीलिए इसकी जो भी ग्राफ बनेगा ये सेम टू सेम नीचे की तरफ बनेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे बना सकते हैं। ये तो था सॉलिड स्फीयर के लिए। अब हम शेल के लिए बात करते हैं। चलो अब हम शेल के लिए बात करते हैं। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब शेल कैसा होता है बेटा, अंदर से खाली होता है, और शेल और होलोस्फीयर में भी डिफरेंस है। शेल का मतलब होता है इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अंदर इसके कोई मास नहीं है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, जिस ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप देखते हो, तो अंदर मास नहीं है तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। चलो इसको हम बना के देखते हैं। ये मान लो अगेन हमने एक सॉलिड होलोस्फीयर कंसीडर कर लिया, शेल कंसीडर कर लिया, और इसके लिए सबसे पहले हम आउटसाइड दी शेल, आउटसाइड दी सेल एक पॉइंट आप चूज करोगे। ठीक है, और इसकी रेडियस हमने अगेन कितना कंसीडर किया है, कैपिटल आर, इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर लिया। इसका मास अगेन कैपिटल एम है। ठीक है, ये ओ पॉइंट और ये आर डिस्टेंस आपने जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है, एक्स पॉइंट मैंने कह दिया।
अब यहाँ पे बेटा बिल्कुल सेम जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी उतनी ही है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी शेल, शेल के आउटसाइड, और स्मॉल आर को ग्रेटर देन कैपिटल आर ले सकते हो जैसे आप लिखोगे, ठीक है। अब इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू कितना बनने वाला है, आई इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर बेटा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन गई। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एट सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, सरफेस पे अब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताओ, शाबाश, साथ साथ में रिमाइंड किया करो चीजों को। सो आई इज इक्वल्स टू, यहां पे आप लिखोगे डायरेक्ट आई इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा। लेकिन इनसाइड दी सेल अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी शेल यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया है, अंदर मास नहीं है इसलिए हम I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है। कहां तक कांस्टेंट है, सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है और 0 है, कांस्टेंट है और 0 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले वाले केस के साथ में इसको कंपेयर करके देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ अलग बनने वाला है। चलो चेक करते हैं कैसा बनेगा। ये हमने स्मॉल आर कंसीडर किया और इस जगह पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब इस बार क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी इनसाइड तो हमें पता है कि 0 है। आउटसाइड द स्फीयर, ये हो गया आउटसाइड द स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यहां आप लिखोगे बेटा आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहां पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर यानी इनसाइड द स्फीयर। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कितनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, ये मैक्सिमम वैल्यू आप चेक करोगे तो ये आएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये ग्राफ बनेगा। उस केस में आपने नोटिस किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उस केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां से आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाया था, लेकिन इस बार अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ रिंग। रिंग के एक्सियल लाइन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग हमने जो लिया है उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ऐसे नहीं है कि कहीं पे मास ज्यादा हो और कहीं पे कम हो। तो हमने रिंग कंसीडर कर लिया, और एक रिंग हम बना के भी चेक कर लेते हैं। ये रिंग हमने बना लिया, ये एक रिंग है। इस रिंग के एक्सियल लाइन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी ये भी चेक कर लेते हैं। भाई ये इसका सेंटर हुआ और यहाँ r डिस्टेंस के ऊपर आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना चाह रहे हो, और ये इसका रेडियस हुआ, जो भी इस रिंग का रेडियस हमने कंसीडर करना है। लेट्स सपोज इसका मास हमने कैपिटल R कैपिटल M कहा, और इसकी रेडियस को आप अपनी मर्जी से a लिख लो या r लिख लीजिए,
मैंने इसको r ले लिया, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस आपने एक्सियल डिस्टेंस लिया जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हो, वो मैंने x से रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट आप सीधे सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट मास चूज करना पड़ेगा। क्या चूज करने पड़ेगा, पॉइंट मास। इस जगह पे अपने एक बिल्कुल छोटा सा मास आपने कंसीडर कर लिया, क्रॉप कर लिया, जिसका मास मैंने कह दिया dm है। ठीक है, इस ए पॉइंट के ऊपर आपने dm मास कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ न के बराबर dl आपने उसको कंसीडर कर लिया। और जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो यहां मान लो P पॉइंट है, जहां पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करोगे। इस पूरे रिंग से मैं ना निकाल के पहले मैं इस पॉइंट मास से इस P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड देखता हूं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको ये पता है कि इस जगह पे कितनी बनने वाली है। ये मास क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एट सर्टेन एंगल थीटा। अब यहां पे इस पॉइंट के ऊपर इस dm की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू dm मास एट ए पॉइंट। अब इससे आप लिखोगे di, मैंने इसको लिख दिया क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं। di विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G, मास की जगह dm आएगा, और यहां पे जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस AP का स्क्वायर आएगा। AP का स्क्वायर कितना बनने वाला है बेटा, यहां पे हम लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बनेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो टर्म क्या बनने वाली है, G dm अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी। ओके, सो ये तो आ गया di, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। सिमिलर मैनर में आपका यहां पे भी आप एक मास कंसीडर करोगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, जिसका मास हमने अगेन dm कहा, ये b पॉइंट मान लिया मैंने, और इस dm की वजह से इस p पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पे फिर चेक करेंगे, और इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। ये डिस्टेंस भी सेम उतना ही है, मास सेम है, तो ये सेम टू सेम di होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस di की वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो इसको मैंने di डैश से रिप्रेजेंट कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब di और di डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी A पॉइंट पे रखा हुआ dm मास और B पॉइंट पे रखा हुआ dm मास लगा रहा है, जिनकी डायरेक्शन आपने कुछ ऐसे निकाल ली। बाकी रिंग अभी पड़ा है। अब इसको निकालने के लिए मैं कैलकुलस का हेल्प लूंगा, यानी इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्योंकि वेक्टर है तो इनको कंपोनेंट में रिजोल्व करके चेक करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में आ रही है। तो इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक y एक्सिस चूज कर लिया, ये x एक्सिस मान लिया मैंने, और ये y एक्सिस चूज कर लिया। इधर हमने ले लिया इसको y, तो इधर हमने मान लिया y डैश। तो बेटा मुझे ये बताइए, ये एंगल थीटा था तो डेफिनेटली ये भी तो थीटा ही होगा। अब अगर di ये है तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा और इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, थीटा जिसके साथ उधर di cos थीटा, इधर बनेगा di साइन ऑफ थीटा। यहां पे लिखेंगे di साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इस di डैश की वजह से कितना बनने वाला है ये चेक करते हैं। इसके कंपोनेंट रिजोल्व करोगे तो इधर आएगा एक और कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे di डैश साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो वो लिखेंगे। ये लो भाई, हम यहां पे भी लिख देते हैं di डैश साइन ऑफ थीटा, एक ये बन गया। और दूसरा कंपोनेंट जैसा हम कहते आ रहे हैं कि इस di का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, इसका भी एक कोस कंपोनेंट इधर बनेगा, तो यानी हम लिखेंगे di cos ऑफ थीटा, और इधर एक और कंपोनेंट यानी di डैश cos ऑफ थीटा। और di का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां के जो कंपोनेंट है
यहाँ का जो कंपोनेंट है बेटा ये वाला डी आई साइन थीटा और डी आई डैश साइन थीटा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसमें, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में। ओके, सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी वो पी पॉइंट से ओ पॉइंट की तरफ बनेगी, और जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है डी आई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम ले लेंगे, क्योंकि ये दो ही मास है, पूरे रिंग के जितने भी आप स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाओगे सबका ग्रेविटेशनल फील्ड जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इसके सेंटर की तरफ लगेगा, वो है डी आई कॉस ऑफ थीटा। सो वेल यहां पे मैंने आगे करना क्या है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेता हूं, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट P विच इज इक्वल्स टू I, और इंटीग्रेट कर लेंगे हम इसको, किसको, DI को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब DI को इंटीग्रेट जब करोगे बेटा तो ये हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, G dm अपॉन DI सिर्फ नहीं होगा, DI cos थीटा भी होगा, तो DI cos थीटा लिख लीजिए साथ में, cos ऑफ थीटा, ठीक है। और इसके अंदर DI की वैल्यू अपने को पता है G dm अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू भी आप इस ट्रायंगल से चूज कर सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, I इक्वल्स टू जी इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे पावर 1 है और यहां 1/2 है। इंटीग्रेशन आपने किया डीएम का, जो भी इंटीग्रेशन करोगे डीएम का वो कंप्लीट मास दे देगा इस रिंग का। तो इस रिंग का मास अपने को पता है पहले ही, कैपिटल M है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मेरे को मिल जाएगी कैपिटल G कैपिटल M x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। और यहां आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे P पॉइंट आप इस सेंटर की तरफ लेके आओगे x की वैल्यू हो जाएगी 0। x की वैल्यू 0 होने पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पे कितना बोलेंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू 0। वो 0 क्यों हुआ, क्योंकि अपने को पता है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और I जो है यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। समझ आ गया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एक डिस्क का और हम निकाल के देख लेते हैं, डिस्क की कितनी बनेगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। डिस्क में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर ही चेक करेंगे कितनी होती है। मान लो इसी जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क हम कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे ही यूनिफॉर्म डिस्क की बात आएगी, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले टॉपिक किया था, वैसे ही यहां पे एक डिस्क हमने कंसीडर कर ली। ये मान लो एक डिस्क है, ठीक है, इसको आपने ऐसे ये बना लिया हमने, ये एक डिस्क है। ओके, इस डिस्क का जो भी मास है उसको हमने कैपिटल M कहा, और इसकी रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, और यहां से आपने x डिस्टेंस पे या आपकी मर्जी है r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये सेंटर पॉइंट हुआ बेटा।
तो यहां मैंने उसको कह दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपने को x डिस्टेंस के ऊपर देखनी है। ये डिस्क है, ये कंप्लीटली फील्ड है, अंदर से ये पूरा फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां से डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो ये समझिए। I इक्वल्स टू ZM अपॉन, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे आपने रिंग की कैलकुलेट की थी वैसे ही कुछ यहां पे भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अपने को यहां पे मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि हमारे फॉर्मूले ही काम आएंगे नीट जेईई के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ZM, ठीक है, अपॉन यहां पे आएगा x, यहां में हमने एक्सियल डिस्टेंस क्या लिया है, x लिया है, तो x का स्क्वायर लिखेंगे। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसका क्या लेंगे, स्क्वायर। और यहां पे मैंने एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा किसको बोल रहे हैं, यहां पे आपने ये वाला एंगल लेना है थीटा, जिसमें आपको ये पता है ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, या फिर आप चाहो तो I इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ZM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी x अपॉन रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया, कहां पे, डिस्क के एक्सियल लाइन के ऊपर। चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लो या ये फॉर्मूला लगा लो, डजेंट मैटर, ठीक है। और डिस्क के सेंटर पे अगर बात की जाए, एट द सेंटर ऑफ डिस्क, एट द सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क के सेंटर पे एग्जैक्टली 0 होगा, डिस्क के सेंटर पे एग्जैक्टली कितना होगा, 0। सो अभी हमने सिर्फ किस किस का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी समझा है, ब्रीफ में समझ लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत में हमने सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता ही क्या है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने पहले भी पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, उसके फॉर्मूले को हमने स्टडी किया था। आज हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर, सेल, रिंग और डिस्क का हमने कैलकुलेट किया है। तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट, बने रहिए हमारे साथ, और भी अलग सब्जेक्ट जो फिजिक्स को छोड़ करके आपका मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, वो भी यहाँ पे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करते रहोगे और जल्दी से कामयाब हो जाओगे। जय हिंद, गुड लक, हैव ए नाइस डे।